ओके जी, इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या सेटअप ऑफ EIS एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो मैंने वहाँ पे डिस्कशन की थी कि आपके पास एक सैम्पल मटेरियल होता है, ये पैलेट फॉर्म में हो सकता है, ये पाउडर होता है। पाउडर हो तो ज़ाहिर है उसकी हम पैलेट बना लेते हैं। तो इसकी एक टॉप सरफेस पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इसकी बॉटम सरफेस पे पैलेट की दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं और हम अपनी रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसमें AC वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं और इसके नतीजे में हम मेजर करते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब वो इम्पीडेंस जो है, मैंने आपको बताया था कि इम्पीडेंस डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अगर उसमें इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट मौजूद है, यानी सर्किट अगर बिहेव कर रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है अगर वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो ये V और I भी ओम लॉ के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उस बेस पे आप अपना सर्किट की इम्पीडेंस हम निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि EIS जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या होती हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लिटरेचर आपको क्या सजेस्ट करता है आपके सैम्पल मटेरियल के ऊपर। मोस्टली यानी हम ये AC सिग्नल ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया जाता है और ये रेंज इतनी डाइवर्स है, इसकी एक लो फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज है और एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये ओवरऑल इसकी रेंज लो मिली हर्ट्ज से लेके मेगा हर्ट्ज तक एग्जिस्ट करती है। तो हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट उसका एक रिस्पांस आपके पास आता जाता है और इसके नतीजे में आप एक कंप्लीट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मेजरिंग कंडीशन क्या होती हैं, कहता है कि स्मॉल perturbations typically in millivolt or to V voltage range are used to ensure the system stays linear। यानी आपके पास AC सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके हवाले से ये कंडीशन होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट प्रोसेसेस लाइक हाई लाइट प्रोसेसेस, जैसे ऐसे प्रोसेस जिसमें डिफ्यूजन बेस्ड फिनोमेना हो रहा हो या चार्ज ट्रांसफ़र हो रही हो, तो उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं। जबकि अगर कैपेसिटिव या इंडक्टिव बिहेवियर हो तो हम उसमें हायर फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं। उसके नतीजे में जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमारे पास दो तरह के हम प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उन दोनों प्लॉट्स को अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, आपको कैसे नज़र आएगा, ये है। इसमें ना आपके पास दो तरह के प्लॉट हैं। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में नज़र आ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं कि आपके पास ये रियल है, इम्पीडेंस का रियल पार्ट है। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि ये इम्पीडेंस कम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट अलोंग वाई एक्सिस होगा और इसके ऊपर आपके पास प्लॉट आ रहा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पीडेंस इज़ अचीविंग थ्रू दिस सर्किट। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास कम्प्लेक्स पार्ट बढ़ रहा है, अगर तो ये रियल पार्ट बढ़ रहा है, यानी सर्किट ये जो ग्राफ है ये इज़ मोर लीनियर है, यानी मोर टिल्ट है या डाइवर्ट है टुवर्ड एक्स एक्सिस, ये रियल पार्ट की तरफ, तो हम इसे ये कहेंगे कि ये कौन सा सर्किट है, रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव में। और अगर इंडक्टिव हुआ या कैपेसिटिव हुआ तो ये इसकी हाइट बढ़ेगी और ये डाइवर्ट होगा इमेजिनरी पार्ट की तरफ, इमेजिनरी एक्सिस की तरफ। तो ये आपको बता रहा है और यहाँ पे ये बता रहा है, इस ग्राफ में ये बता रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी रियल सर्किट है तो आप डिफ्यूजन डिपेंडेंट है तो आप लो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव है तो उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, हमने देखा है। दूसरा प्लॉट ये है, इसमें आप इस पूरे यानी रियल और इमेजिनरी को अलग अलग नहीं करते बल्कि इसको लॉग ले लेते हैं, यानी पूरा जो कम्प्लेक्स इम्पीडेंस है इसे वाई एक्सिस पे रख लेते हैं, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी, लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी या फेज एंगल रख लेते हैं। तो उनके दरमियान एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो ये बॉडी प्लॉट या एनक्विजिट प्लॉट जो भी इसे कहते हैं, हमारी इंग्लिश भी आप ही की तरह है, तो उस बेस पे आप इसे कर लेते हैं। तो आई होप सो कि आपको इन दोनों प्लॉट्स का डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो ये कहता है कि द शेप जो है ना ये रिवील करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम बिहेवियर। ए सेमी सर्कल आर्क इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन सिस्टम दैट फॉलो सिंपल RC बिहेवियर। मैंने आपको अभी जैसे दिखाया वो सेमी सर्कल है। तो अगर RC बिहेवियर है, RC सर्किट है, तो फिर वो सेमी सर्कल शो करेगा वेयर द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इंडिकेट रेजिस्टेंस एंड कर्व शेप रिलेट टू द टाइम कांस्टेंट। ये कहता है कि उस सेमी सर्कल का बनना बुनियादी तौर पे बता रहा होता है कि RC सर्किट है, जबकि
जो सेमी सर्कल की डायामीटर है, डायामीटर उसकी रेजिस्टेंस बता रहा होगा। तो ज़ाहिर है मैंने आपको यहाँ पे ना दिखाया है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायामीटर है, अगर ये इसका डायामीटर है तो ज़ाहिर है ये एक्स एक्सिस पे आपके पास रेजिस्टेंस ही एग्जिस्ट करती है, यानी ये रियल पार्ट है तो ये रेजिस्टेंस ही है, तो इस वजह से। और इसकी डाटा इंटरप्रिटेशन पे बात हो गई। अब इसका दूसरा प्लॉट जो है ये फेज शिफ्ट को शो करता है, यानी आपके पास अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट के दरमियान फेज शिफ्ट को शो करता है। तो आप सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, जो कम्प्लेक्स इंपीडेंस है इसे वाई एक्सिस पे रख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को आप एक्स एक्सिस के ऊपर रख लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस और फेज एंगल के दरमियान होता है, और ये फेज शिफ्ट बुनियादी तौर पे शो कर रहा होता है। अब इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स, ये सर्किट्स आप जो बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ये है कि इस बिहेवियर को आपका सॉफ्टवेयर रीड करके एक सर्किट ड्रा करता है कि जो बेस्ट फिट आता है इस बिहेवियर को शो करने के लिए, यानी आप ये सारा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ये इसके ऊपर एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है, यहाँ पे आप ये सर्किट आपको सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और इसके नतीजे में यानी कौन सा बिहेवियर जो आपने मशीन को ऑपरेट किया, आपके पास जो रिजल्ट्स आए, कौन सा सर्किट इस बिहेवियर को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस बेस पे इसको इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल कहते हैं। और इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल यूज टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऑन इट्स इम्पीडेंस स्पेक्ट्रम। दीज मॉडल यूज कॉमन कंपोनेंट, ज़ाहिर है उसमें आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा सकते हैं, और सम टाइम आप कम्प्लेक्स एलिमेंट भी लगा सकते हैं जैसे कांस्टेंट फेज एलिमेंट्स हैं। अब आपको इन मॉडल्स को कैसे, इनके बिहाइंड जो फिजिक्स लाया करती है वो ये है कि अगर आरसी सर्किट होगा जो कि रेजिस्टिव या कैपेसिटिव डोमिनेटेड होगा, तो उसमें आप ये वाला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ज़ाहिर आप उसमें करते हैं। अगर आरसी पैरेलल सर्किट होगा तो उसमें ये फार्मूला होगा, और ये बैटरी इलेक्ट्रोड्स या कोलिजन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। या वार्बर्ग इम्पीडेंस यूज़ होती है कि जिसमें डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है, और ये डिफ्यूजन इन्वॉल्व होगी तो आप लो फ्रीक्वेंसी पे ये सारा काम करेंगे, बैटरीज हो गए, पोरस इलेक्ट्रोड्स हो गए, वहाँ पे ये वाला मॉडल अप्लाई होता है। और ये सारे मॉडल्स हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के बिहाइंड। जो बेस्ट फिटिंग कर्व होगी उस इक्विवेलेंट सर्किट को डिफाइन कर रही होगी, उसे हम अपना इक्विवेलेंट सर्किट मान लेंगे जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब हम आते हैं कि ये कहाँ हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको हम मटीरियल कैरेक्टराइजेशंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मटीरियल्स पॉलीमर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं, तो पॉलीमर्स की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकुलरली जब आप सुपर कैपेसिटर को स्टडी कर रहे होते हैं या कैपेसिटिव डिवाइसेस जितनी भी हैं, वहाँ पे आप इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली टेक्निक यूटिलाइज़ करते हैं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर में आप चार्ज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए या डिफेक्ट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में यूज़ होता है, पर्टिकुलर बैटरीज और सुपर कैपेसिटर, फ्यूल सेल्स, इन सारे मैंने आपको बताया कि इनके इलेक्ट्रोड्स को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये एक मस्ट करेक्टराइजेशन टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी होती है। इसके अलावा क्रूजन स्टडीज़ में भी ये यूज़ होती है, क्रूजन रेट्स मेटल्स के फाइंड करने के लिए या प्रोटेक्टिव कोटिंग जो आप करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस फाइंड करने के लिए हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं। ज़ाहिर है क्रूजन आप जानते हैं कि वो एक पोटेंशियल्स पे, सर्टन पोटेंशियल्स पे अगर होती है किस मटेरियल की, तो वो पोटेंशियल अप्लाई करके हम उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे होते हैं। इस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में भी यूज़ होता है, सेंसर और बायो सेंसर में भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसकी डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे मैंने बात ऊपर कर दी है कि वो किस तरह होती है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। इसके मेजर एडवांटेजेस में ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये हाईली सेंसिटिव है और इसमें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं, यानी ये मटेरियल्स के हवाले से भी एक बहुत वास्ट रेंज को कवर करती है और फील्ड्स के हवाले से भी। इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करती है, ठीक है, आप एग्जैक्ट नंबर से बता सकते हैं। चैलेंजिंग इसमें यह है कि ये मॉडल कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्सिटी है, जो कि उसे अंडरस्टैंड करने में यकीनन आपको भी मसला होगा। इस लेक्चर से आप उन मॉडल्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, उसके लिए आपको बाकायदा टाइम देना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस स्टडी, और इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये सेंसिटिव है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो मत भूलें।